आजा आजा पीछे आजा पीछे। मैं श्री बाईस से शहरिया ने औरंगाबाद की जानिब से मिनिस्टर जनाब, इसलिए इंडिविजुअल सत्कार कोई भी ना करे, इतनी आपसे गुजारिश है, इतना आखिरी कर दो। सिडको के मुख्य अभियंता श्री बाईस से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। श्री बाईस हज हाउस इमारत के बांधकाम के बारे में तफसील देंगे। जामा मस्जिद के खतीब इमाम आली जनाब हाफिज जाकिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब पीछे करने वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन ज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअin इन्द बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह अफ़इदतम मिनन नासि تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما। ये हम सब के लिए एक खुशी और मसरत की बात है कि इलाका मराठवाड़ा के लोगों के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने इस तारीखी शहर में हज हाउस को बनाया है। एक तवील अरसे और जद्दोजहद और इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर व वक़्फ़ के वज़ीर इज़्ज़त माब आली जनाब अब्दुल सत्तार साहब की काविशों और कोशिशों से ये तारीखी काम पाए तकमील को पहुँच चुका है। खूबसूरत और आलीशान इमारत हाजियों को हर तरह की सहूलतें फराहम करने के मंशे से ही तामीर की गई है। मुझे सभी लोगों से गुजारिश, विनंती, रिक्वेस्ट कि आपस में मत बोलो, ये कम से कम यहाँ तो भी यूनिटी रखो। यहाँ भी नहीं रखेंगे तो बाहर वही हाल होंगे आपके। यहाँ आपस में कहीं किसी को बैठने की तकलीफ भी हुई तो छोटा हॉल है, वो समझ सकते हैं। ये कोई प्रोटोकॉल का कार्यक्रम नहीं है कि किसको मान देना, किसको सम्मान देना। ये सबके लिए हज हाउस है। हज हाउस का भी यहाँ के अंदर जोगों की कमी है। सिर्फ आपस में क्यों बोल रहे, पीछे वाले क्यों बोल रहे भाई? पीछे वालों को क्या आपको यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए भेजा है क्या? अरे एक जगह तो कहीं शांत रहो, सुकून से रहो। यहाँ से कम अमन का एक अच्छा नारा लेके जाओ। तुम ही आपस में बोलेंगे तो इसके बाद कोई नहीं आएगा आपके पास। लोगों को लगेगा ऐसा कि इनके प्रोग्राम में क्यों धक्के खाने के लिए जाना है। थोड़ा सोचना चाहिए। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, और जिसको पसंद नहीं आता ये प्रोग्राम उन्हें चले जाना बाहर। लेकिन दूसरे भाई यहाँ जो बैठे हैं, जो यहाँ बाकी के गेस्ट आए हुए, एमएलए आए हुए, एमपी आए हुए, उनको ही धक्का मार के क्या बनने आप? तो प्रोग्राम का आप चालू करो, बीच में कोई डिस्टर्ब मत करो। जो प्रोग्राम ठहरा हुआ है, जो मुझे लगता है क्या हज हाउस के सदर और मैं अपने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बोलेंगे कुछ, मुझे लगता है नाना बोलेंगे,
और राजपूत बोलेंगे, और प्रदीप भैया आप भी बोलेंगे। 2-2 मिनट बोलना, शुभेच्छा देना, मुबारकबाद देना, और उतने इसमें लोग खुश हो जाएंगे, घर को जाके खुश होंगे कि हमारे सब आमदारों ने कुछ ना कुछ हमारे से अच्छी बात कर। और क्या अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तुम्हारी डिमांड थी जल्द से जल्द होना चाहिए, अब जल्दी कर दिया तो इतनी जल्दी क्यों करे। और इनका वहाँ अतिक्रमण है ग्राउंड के ऊपर, कभी वॉलीबॉल खेलते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी कुछ भी लगाते, आखिरी इनका भी बिस्मिल्लाह कर ही देता मैं वहाँ ग्राउंड का। साहब का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ इस्माइल भाई, ओ इम्तियाज जलील साहब साहब का सत्कार करेंगे। हरिभाऊ बागड़े नाना का इस्तेमाल कर जनाब आसिफ खान साहब जो कि सदर है महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के, उनसे दरखास्त है कि वो हमारे मेहमानान का यहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के सीईओ जनाब इम्तियाज काजी साहब से दरखास्त है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब आसिफ खान साहब महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के सदर आमदार प्रदीप जायसवाल साहब का यहाँ इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरी आसिफ खान साहब से गुजारिश है कि वो डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। साहब से दरखास्त है कि वो संजय केनेकर साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। जनाब भरत सिंह राव कर रहे हैं। इंजीनियर जनाब बाइस साहब से दरखास्त है कि वो एजाज देशमुख साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। डॉक्टर शांतनु गोयल साहब का इस्तकबाल यहाँ आसिफ खान साहब करेंगे। आपसे दरखास्त है कि वो हाफिज जाकिर साहब का भी यहाँ इस्तकबाल करें। हमारे हल्दी अजीज मिनिस्टर साहब अब्दुल सत्तार साहब, इस्माइल भाई जो यहाँ पे आज पूरी खास तौर की तरफ से कि ये एक आलीशान हज हाउस खास तौर से मराठवाड़ा के लोगों के लिए बनाया गया है। कई दिनों से लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे हमें एक हज हाउस होना चाहिए, जिसका साइंटिफिक बुनियाद 17 जुलाई 2014 को रखी गई थी। और ये एक रेयर एक्सपीरियंस है कि जो ये कोनशिला जो रखी गई थी उस वक्त भी हमारे मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब भी उस वक्त थे, और आज जब हम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं उस वक्त भी अब्दुल सत्तार साहब यहाँ पे मौजूद है। बहुत कम लोगों को इस तरह का मौका मिलता है। थोड़ा नीचे करो ना, हमारी जो थोड़ी सी नीचे हज हाउस है यहाँ पे 24 कॉमन रूम्स हैं, 16 फैमिली रूम्स हैं, 5 VIP रूम्स हैं, टॉयलेट्स है, वजू खाना, फायर ब्रिगेड, लिफ्ट्स, 5 लिफ्ट है, और दिव्यांग लोगों के लिए रैंप भी रखा गया है। यहाँ का मीनार, घुमट, जाली, ये सब इस्लामिक कल्चर, अपने इस्लामिक आर्किटेक्चर का ध्यान रखकर बनाया गया है। पार्किंग की व्यवस्था है, टेरेस गार्डन है, प्रेयर हॉल है, और जहाँ पे आप बैठे हो इस तरह का एक आलीशान ऑडिटोरियम भी यहाँ पे मौजूद है। औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट और नागपुर और मुंबई ऐसे 3 एम्बार्केशन पॉइंट हमारे महाराष्ट्र में आते हैं। औरंगाबाद से जाने वाले जो हाजी होते हैं कई सालों से, अगर हम पिछले 5 साल का अगर जायजा ले तो लगातार औरंगाबाद इलाके से, जिसमें मराठवाड़ा का इलाका आता है और इसमें अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट भी हमारे औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट में जोड़ा गया है। इस वक्त अभी जो लॉटरी हुई जिसमें मराठवाड़ा से 5162 हाजियों का लॉटरी में नंबर लगा हुआ है, तो जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये इलाके से कितनी बड़ी संख्या से लोग हज के लिए जाने वाले हैं। एम्बार्केशन पॉइंट से जाने का वो मसला कुछ अलग है, लेकिन फिर भी अब ये लोगों का जो ट्रेनिंग होगा तो इतने 5000 लोगों का ट्रेनिंग यहाँ से किया जाएगा। अब तक हमारी जो भी ट्रेनिंग चलती थी, एक मदरसा काशिफुल उलूम
ये लोगों ने हमारे को कई दिनों से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें हज कमेटी को सहकार किया, लेकिन आज हमारी खुद की एक इमारत यहाँ पे आ गई है। ये मैं मिनिस्टर साहब का तो खास तौर से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये प्रोग्राम देखने के लिए मिल रहा है। और हमारी खुद की यहाँ पे एक बिल्डिंग आई है, ऑडिटोरियम आया है, तो इसके बाद का जो भी ट्रेनिंग होगा हमारे हाजियों के लिए बहुत अच्छे से। आमदार प्रदीप जायसवाल साहब, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय सत्तारभाईजी, त्याचबरोबर विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊजी बागडे साहेब, त्याचबरोबर या जिल्ह्याचे खासदार श्री इम्तियाज भाई, त्याचबरोबर कन्नडचे आमदार राजपूत साहेब, त्याचबरोबर हज कमिटीचे नागपूर मुंबई या भागातून आलेले सर्व त्यांचे अध्यक्ष आणि या ठिकाणी या उपस्थित सर्व जमलेले बंधूंनो, सर्वप्रथम या ठिकाणी मी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सहित सत्तारभाईचा फार मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या ठिकाणी फार दिवसापासून वंदे मातरम हाल झाला, पण आज हाऊसचं उद्घाटन लवकर होत नव्हतं, ते लवकर करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करत होते, पण त्या झाला। आणि आज खरं सांगतो आमच्या मराठवाड्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना हज हाऊसचा आज आनंद घेता येईल यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो। माझी विनंती आहे नुसतं सत्तार साहेबांना की ज्या दिवशी आपलं हज हाऊसचं काम संपल्यानंतर त्यावेळेस तो रिकामा राहील, त्यावेळेस आपण आपल्या समाजाच्या चांगलं शिकणाऱ्या मुलांसाठी इथं ती जागा त्यांना दिली तर मला वाटतं त्यांचं शिक्षण सुद्धा चांगलं होऊ शकतं। म्हणून कारण की आपलं संपल्यानंतर कोणी बघणार नाही, म्हणून त्या ठिकाणी मुलांना चांगलं शिक्षणासाठी आपण ही जागा दिली। आणि मला वाटतं जी कमिटी नेमली त्या कमिटीच्या अंडरमध्ये आपण हा पूर्ण हज हाऊस दिला तर मला चांगल्या पद्धतीने चालवता येईल असं मला वाटतं। आपल्याला सर्वांना मराठवाड्याच्या आमच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाऊसचे उद्घाटक नामदार अब्दुल सत्तार साहेब, त्याचबरोबर आपले खासदार जलील साहेब, आमदार जयस्वालजी, आमदार उदयसिंहजी राजपूत, श्री केनेकरजी, मिर्झाजी आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच मान्यवर, मला काही जुन्या गोष्टी आठवत। 1986 साली राष्ट्रपती ज्ञानी जयसिंग यांच्या हस्ते झालेलं होतं 1986 ला। आता त्याला 40 वर्ष होतात। त्याचबरोबर मग हे हाऊस बाजूला व्हावं या दृष्टीने खूप प्रयत्न चालू होते, पण त्याला काही 5-10 वर्षापूर्वी त्याला यश प्राप्त झालं आणि अतिशय उत्तम असं एक हज हाऊस या मराठवाड्यातल्या जनतेसाठी या संभाजीनगर शहरामध्ये प्राप्त झालं। आणि त्याच्यासाठी सत्तार साहेबांनी आणि सगळ्यांनी प्रयत्न केलेत। मला आणखी एक गोष्ट आठवते की मुंबईचा हज हाऊस बांधून बरेच वर्ष पडलं होतं, त्याचं उद्घाटन होत नव्हतं, कारण त्याच्या पुढे कोणीतरी दुकानदार होता का हॉटेलवाला होता, तो जागा देत नव्हता आणि म्हणून बरेच वर्ष ते पडून होतं। ज्यावेळेला युतीचं सरकार होतं, मनोहरराव जोशी आमचे मुख्यमंत्री होते, गोपीनाथराव मुंडे उपमुख्यमंत्री होते, गृहमंत्री होते आणि मंत्रिमंडळात हा विषय आला होता। मी त्यावेळेला मंत्री होतो आणि मग ते हज हाऊसचं मोकळं केलं पाहिजे, त्याचं उद्घाटन झालं पाहिजे, लोकांना त्याची व्यवस्था झाली पाहिजे। आणि मग मुंडे साहेबांनी त्यांनी त्या हॉटेलवाल्याला बोलून काही तोडगा काढला, काय त्याला कुठं आणखी जागा दिली माहीत नाही, परंतु त्यावेळेला ते संपलं प्रकरण आणि अनेक वर्ष ज्या हज हाऊस बांधून पूर्ण होतं पण उद्घाटन झालं नव्हतं, तोही मुद्दा मंत्रिमंडळात चर्चेत आल्यामुळे मला आठवतो। आता हज यात्रेला तर आपण जगभरातून लोक जातात, आपल्या मराठवाड्यातूनच मोठ्या प्रमाणात संख्या जाते आणि त्याला थोडी सबसिडी पण केंद्र सरकार देते, पण त्याच्याशिवाय देखील ती देऊन सुद्धा काही गरीब माणसं जे आहेत ते जाऊ शकत नाही, त्यांच्याकडे तेवढा पैसा नाही। मला असं वाटतं की याचा पण विचार झाला पाहिजे की गरीबातला गरीब की जो
शेतात काम करतो, तो मजुरीने काम करतो, त्याची पण आयुष्यातली एखादी इच्छा असते की आपल्याला पण जायला मिळालं पाहिजे आणि म्हणून त्याच्यासाठी एखादा वेगळा निधी या हजावच्या मार्फत किंवा अन्य याच्या मार्फत जर निर्माण केला तर मला वाटतं गरीबातल्या माणसाला सुद्धा हजला जाता येऊ शकतं. अब्दुल सत्तार साहब, हमारे बड़े भाई इम्तियाज जलील साहब और सभी मुअज़्ज़िज़ आमदार दोस्तों और साथियों, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है. 2011-12-14 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 24 में इसका एक्चुअल हम लोगों के इस्तेमाल में आ रही है. मैं समझता हूँ इसके लिए आप तमाम औरंगाबाद के शहरियाने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ. वक्त की बहुत कमी है, हमको सब लोगों का भाषण सुनना है. मैं सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब जब से अखिलेती मंत्री बने हैं एक नई रोशनी आई है और जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, तो मैं अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आज हज हाउस के बिल्डिंग की ओपनिंग हुई, इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी कोशिश रही तो अगले महीने औरंगाबाद में वक्त बेट का भी नया ऑफिस शुरू एमपीजी की बिल्डिंग में होना चाहिए. ये आपसे गुजारिश करता हूं. और जो तरह से आप काम कर रहे हैं साहब, मुझे कोई शक नहीं, और आपने अगर दिल पे ले लिया तो 1 महीना दूर की बात है, आप 15 दिन में भी कर सकते, इतना यकीन मुझे है. बस इतना ही कहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं. फिर से आप तक तमाम लोगों को मुबारकबाद देते अपनी बात खत्म करता हूं. अस्सलाम वालेकुम. हज कमेटी हाउस का जो महाराष्ट्र राज्य के मंत्री अब्दुल जी सत्तार साहब के इनके हाथों से हुआ, बागड़े राणा, इम्तियाज जलील साहब हमारे बड़े भाई और सब आमदार, हमारे प्रदीप जायसवाल साहब, केनेकर साहब, सभी बुजुर्ग लोग और सब सीनियर, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं. क्योंकि ये जो मैं भी 24 घंटे गांव के तरफ घूमते रहता, हर समाज के अंदर घूमते रहता. जब वो हज को जाते 3-4-5 ट्रेनिंग को जाते, सब बातें करते, क्या तकलीफ होती है उनको जाने को, रुकने को. तो अभी ये पूरे मराठवाड़े की अपने औरंगाबाद शहर के अंदर जब ये कमेटी हुई तो ज़बरदस्त एक बिल्डिंग बनी. कोई भी आके यहाँ रह सकता है, इनकी रूम है. मैं सब पूरी बिल्डिंग देखा मैंने पहले आके, जो पार्किंग की व्यवस्था अलग है, लेडीज़ के लिए स्पेशल तुम्हारा लेडीज़ के लिए स्पेशल ये बनाया, जो अपना मस्जिद बनाया, जेंट्स के लिए अलग बनाया. हर चीज़ एकदम ज़बरदस्त बनी हुई है, बहुत काम की रहने वाली, उसमें कोई शक नहीं. साहब जो बोल रहे थे भाई सत्कार कैसा, तो उनका कहना था कि भाई पहले अपन क्या करा, उसके बाद में सत्कार बोलने का चाह रहे थे साहब, वो तो सत्कार स्टार्ट को कर देते, उनका ये उनको ये लगा. और मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं तो कन्नड़ मतदार संघ से हूँ, एक ही मेरे को वहाँ पर हर समाज के अंदर घूमता हूँ. उन्होंने एक ही सिखाया मेरे को, आयनात के साथ चलो या कायनात के साथ चलो, आयनात के साथ चलो या कायनात के साथ चलो, चलना है तो सारे जहां के साथ चलो. और एक दिल से कच्ची दिल से आदमी कितने दिन बचता है, आदमी 70-75 साल में 80 साल आखिरी हो जाता, उसका चल जाता ऊपर हो. उसने जिंदगी में कैसा जगना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, हर जात से, हर समाज से वो अच्छा रहा, अच्छे नेकी से रहा तो उसको सब अच्छा होता है. अपने लेट के होना इतना हुआ. अब्दुल सत्तार साहब तो काम कर रहे, सभी कर रहे, और कुछ काम होते रहने को ना. ऐसे बोल के मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ. जनाब अब्दुल सत्तार साहब, स्टेज पर मौजूद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभा बागड़े साहब, MLAs प्रदीप भाई, राजपूत भाई, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब, संजय केनेकर साहब, मौलाना नसीम साहब, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं. उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता. तो शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि ये हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है. मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सड़कों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ. ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं. बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है.
और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिसके अंदर GSA अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी, यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीपू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है, वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे, आपका नाम यहाँ पर ज़रूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आमखास मैदान है, और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आमखास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहाँ पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके, अभी वजाहत मिर्ज़ा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है, ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है, अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई आप आज दे डालो, हम कल शिफ्ट कर डालेंगे वहां पे लेके जाके, बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहाँ से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं, मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए। तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है, जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहां से लेंगे करके, फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उम्रा को जाने वाले, वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहाँ से शुरू हो जाती है तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं। तो ये मुमकिन है, और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई, गणित आता है ज्यादा नहीं, 3-20 में 1, फिर भी अल्लाह ताला का रहमो करम है कि मैं वो जमा ले। वहां के हिंदू भाइयों का सही शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देश में, इस स्टेट में एक अच्छा संदेश जाने वाला एक चुनाव क्षेत्र जो सिल्लोड है, वो लोग जिस हिसाब से हमारे पे भरोसा करते हैं, ये सारी चीजें जो है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ इम्तियाज जलील साहब ने एक जो काम मेरे पे जिम्मेदारी दी थी, मैंने हमारे सारे ऑफिसर से, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर, एक जो हमारे आरोग्य मंत्री है हसन मुशरीफ साहब, वीके पाटिल साहब और बंसोड़ साहब,
वो उसके खेल के मंत्री है। ये चारों को एक जगह जमा करके, बंद करो मामू, ओ मामू बहुत काम है आपको, बाहर जाके बात करो। हाँ बहुत इजी है, इतना मालूम है, छोटा है, जोर जोर से बोल रहा है। उधर का कोई है क्या 70 का ऑपरेशन करने वाला? नहीं है ना, अल्लाह में ही चाहिए। तो आपने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, मैंने चारों सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग लेके उसकी जीआर की कॉपी आपको ज्यादा से ज्यादा आने वाले मार्च में 150 करोड़ रुपए के सगात वो काम हो जाएगा। और फुटबॉल ग्राउंड दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड, दुनिया का, अपने देश का नहीं, दुनिया का ऐसा अच्छा ग्राउंड बनाया जाएगा ताकि वो यहाँ के शहर का नहीं, हमारे देश का नहीं, हमारे स्टेट का, हमारे औरंगाबाद संभाजी नगर का हो। तो ये दोनों अभी मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर देंगे। कोई किधर रहता, कोई किधर रहता। तर मी जे निर्णय घेतला तेच बोललो मी, संभाजीनगर। अपन बोलने को डरते ही नहीं, डर सिर्फ ऊपर, बाकी कोई डरने का सवाल नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, ये जीआर की कॉपी, और अगर खुदा ना खास्ता आचार संहिता नहीं लगी भाई साहब, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजीत दादा के हाथ से वहां उसका भूमि पूजन, वहां कुदाली मारी जाएगी। और इतना बेहतरीन, और पैसे को इसको 10 साल नहीं लगेंगे, उसके अंदर पैसे का प्रोविजन ऐसा करूंगा कि वो 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए। नहीं तो फिर बोलेंगे 10 साल लग गए। ग्राउंड बनाने को जितने लगेंगे उतने ही साल में ग्राउंड, पर फुटबॉल ऐसा खेलो कि बरोबर वो गोल में जाए, लोगों की तरफ नहीं जाए। फुटबॉल अलग अलग तरीके का रहता है, हमारे चुनाव का फुटबॉल तो अलग ही है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब उसकी जो वो रहता है, उससे भी ऐसा पास करते 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 गोल तक जाता है, लेकिन वो गोल सही रहेगा, अच्छा रहेगा, सच्चा रहेगा। और जो कुछ बातें ऐसी है कि हमको नई स्कीम लाना है। अभी घरकुल है, आज जो घरकुल दिए जाते हैं देहातों में 1-2, उसको 200 साल लग जाएंगे मुसलमानों को घर बनाने के लिए। मैं आने वाले बजट में वो भी एक नई स्कीम लाने वाला है कि 2.5 लाख रुपए उनको, जो भी सरकार की नियम से 2.5 लाख दे सकते हैं वो 2.5 लाख देना, 7.5 लाख रुपए लोन देना, उसका ब्याज सरकार ने भरना, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने। और 10 लाख में उसका घर अच्छा बनना चाहिए, जो पतरे के घर में, कूड़ के घर में या सादे घर में, ईटा मट्टी के घर में रहता है, वो भी आरसीसी घर में रहना चाहिए। और ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, उसमें कुछ लोग राजकारण करते हैं। इम्तियाज भाई, मैंने आपको बताया, कुछ लोग बोलते हैं सरकार का पैसा है, ये ऐसा पैसा है, ये वैसा पैसा है। कुछ लोगों को ये समझता ही नहीं कि वस्तु कर क्या है। जो सुबह से शाम तक, जैसे फजर की नमाज से उठते ईशा की नमाज तक जो जो चीजें वापरते हम, उसको बोलते हैं वस्तु कर, जीएसटी। क्या मुसलमान का जीएसटी अलग रहता है, हिंदू का जीएसटी अलग रहता है? सबका जीएसटी तो सरकार के पास एक ही तिजोरी में आता है। और उसमें से कोई खजूर का हिस्सा अगर हम हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देते तो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। ऐसा हर आदमी, मैं टोपी पहना, इसको भी टैक्स है, पाँव में चप्पल है, उसको भी टैक्स है, एक आदमी मोटरसाइकिल है, उसको तो 50% टैक्स है। अगर 90 रुपए का पेट्रोल लेना पड़ता है तो 45 रुपए उसमें टैक्स में जाते हैं। हर आदमी देता है। ये सरकार बोले तो सबका है, सारे समाज का, सारी जात का, सारी कौम के, सारे धर्म के लोग, सबको न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन सबका विकास भी होना चाहिए, उनकी भी तरक्की होना चाहिए। अब तरक्की करने के लिए मेरे पास जो कुल बजेट था नाना, ते होता 20 कोटी रुपयाचा, त्या 20 कोटीला 500 कोटी रुपए केले, उसमें भी बढ़ा दिया। अब कुछ दिन के बाद में ऐसा होगा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कोई लेता नहीं था, अब नंबर लगा के लेंगे, मला माइनॉरिटीचा मंत्री करा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो काम है सीधा है, सादा है। मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जो शहर में हाथगाड़ी लौटा वही शहर में हेलीकॉप्टर से उतरता, इतनी तरक्की हुई। बाकी जो है वो है, जो सच्चाई है उसको अल्लाह ताला के पास तो सबका रिकॉर्ड बना है। नीचे रिकॉर्ड बदल सकते हैं, लेकिन ऊपर का रिकॉर्ड कोई नहीं बदल सकता। और वो करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार में मैं इतना किस्मत वाला आदमी है, सिर्फ 5 बार मंत्री बना। और मंत्री पद भी इतने लिया, रेवेन्यू मिनिस्टर, ग्राम विकास मंत्री, अरे कृषि मंत्री तो कोई बनेगा
मराठवाड़े का पहला मुसलमान, महाराष्ट्र का पहला मुसलमान और मराठवाड़े का पहला आदमी। पर मेरा चार्ज भी जो मैंने दिया मराठवाड़े को ही दिया, मतलब धनंजय मुंडे साहब। और पहले मेरे पास पेरनी तक खाता था, अब सोंगनी, मार्केटिंग करनी आणि विकनी। पणन विभाग बहुत बड़ा विभाग है। पणन विभाग मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, तो कृषि से भी बड़ा खाता इस स्टेट का सबसे मेन महत्व का, जितना किसान माल पकाता है उसकी मार्केटिंग होना चाहिए। उसके लिए भी अभी मैं जो जा रहा जर्मनी और 2-3 देश जा रहा, इसके लिए मैं 15 दिन की सहूलत मांगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अच्छे को पढ़ा था। सही ना, पढ़ना कहाँ था, सबके पीछे बैठने वाला विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, खाने को नहीं। 15 साल की उम्र में जिन्हें हाथ गाड़ी लौटा उसको पढ़ाई का कोई सवाल ही नहीं आता, लेकिन वो भी पढ़ लिया। आज IAS होगा, IPS होगा, मुझे सिलेक्ट कर दे। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, बीच में सत्ता, चले आ रहा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं सही बता रहा हूँ। और राजकारण में भी कभी सिर्फ बस ऊपर वाला अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के ही काम। मैं ना मंदिर का पुजारी है ना मस्जिद का पेशमाम है, पर राजकारणी जरूर है। राजकारण में कब कहा क्या करना वो भी मुझे आइडिया है। मुझे लोग बोले साहब क्यों लोकसभा तुम लड़ रहे हैं, अच्छे है ना विधानसभा में। मैं बोला लड़ता यार, एक बार देख ही लेता। फिर अशोक चौहान साहब के घर को गए, वो अशोक चौहान साहब बोला तो कांग्रेस में। मैं बोला यार मैं आपका आमदार नहीं सालदार था, और सालदार की कीमत अगर इतनी भी नहीं तो दूसरे से तुम्हारी पायरी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन से उनके घर के बाहर गया आज तक कभी नहीं। वो बोले शिवसेना वाले, मैं कोई भी पार्टी में चल जाऊंगा, पार्टी कमजोर कम कुवत आदमी की निशानी है। अपना काम, अपना पसीना बहाना, खून जलाना, लोगों की सेवा करना। मैं बोला मैं कोई भी पार्टी से जमा लूंगा, और नहीं मिली तो एक आधा कुत्ता निशान पे चुप आ जाऊंगा। मैं सही बोला साहब, मैं गलत बात नहीं कर रहा। मैं जब बात कर रहा तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा। कुछ नेताओं को लगता है कि अपना सालदार होना, आमदार होना, अपने चपला का है, जूते का है वो बताना, ये तो नहीं सीख सकता। अपने खून में ही नहीं हो। जब भी गया, जहां भी गया, काम किया, ईमानदारी से किया, वफादारी से किया, और कांग्रेस को छोड़ा, इम्तियाज जलील बना दिया। कांग्रेस में रही कि नहीं किया, मेरे बात समझो। हमारे साहब ने जो चेंडू फेंका है ये भी छोटा मोटे कलाकार नहीं है। पहले प्रिंट मीडिया में थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप लोकसभा के अंदर जब बात करते हैं, हमको भी लगता है कि हमारा एक पढ़ा लिखा खासदार कुछ भी बात करता है। मैं जात पे नहीं बोलूंगा, मैं समाज पे भी नहीं बोलूंगा। अभी तक जितने हमारे MP बने हैं, मैं बहुत बड़ा इसमें का कलाकार नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको, जितने MP बने उन सब MPओ का, उनके जो लोकसभा के अंदर का स्पीच देखो। कोई भी माहिती का अधिकार नाही आपल्याकडे नाना, कोणताही एक शब्द भी आपण बोललो, तुम्ही विधानसभेचे अध्यक्ष होते, तुमच्या परवानगीने सर्व बोलायचे, पण एक शब्द लिहिलेला आहे तिथं। आज आपण नाहीये तिथं, तुम्ही त्या पदावर, पण तुमच्या कार्यकाळामध्ये तुम्ही सुनेरी अक्षरामध्ये जे जे निर्णय घेतले ते निर्णय त्या बुक मध्ये लिहिलेले असतात। त्या बुक मध्ये आमदार असतानाही मी एकदा बोललो, मी म्हणला नाना मला शिवाजी महाराजांवर बोलायचंय। 70 तू 22 महिने तू नेता होऊन जाईल। तो नाना कितने होशियार है कि इम्तियाज जलील को चांस दिए पर मुझे नहीं दी। मैंने वो राजदंड उठाया, बोले असं एक ते औरंगाबादच्या घरी पाठवून दे आणि मग चिडले। मैं बोला मला सस्पेंड करून टाका नाना। नहीं म्हण तू बोले मोठा माणूस होऊन जाईल। ये बैठे ही नाना है, मैं मेरी कलाकारी, वो उनका वहाँ जो बैठते हैं वो एक जज का वहाँ होना रहता है, जज का एक फैसला जैसा रहता है, वैसा हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ऑर्डर रहता है। फिर मैंने थोड़ी भी गलती से थोड़ा ये कर दिया था, नाना गुस्से में आ गए। फिर मैं जाके नाना की माफी मांगा। नाना मी तुमची माफी मागितली होती आणि मला देवेंद्रजी बोलले, नाना म्हणले आता मी येणारच नहीं। मी म्हणलं मी आता आणतो। कुछ नहीं जमा तो कादर खान जैसा करता है वैसा कर लेना, अपना काम अपना बांध चलाना और अपना जब बांध चलाना है तो थोड़ी बहुत कलाकारी करा। मैं बोला बुजुर्ग आदमी है, अपना शिव बहू है, कुछ कम ज्यादा होगा तो क्या लेते तमाशा। चिडले होते तुमचा मी आणि हमारे
हमारे पास सारी चीजें भरी हुई है वहां। और बहुत बरसों से मैं वो सभागृह में रहता हूँ, लेकिन नाना जैसा एक पारदर्शक आदमी वहां जब बैठने के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद में भी हम कांग्रेस के लिए एमआईएम के थे, लेकिन सबको न्याय और इंसाफ देने का काम किया है वहां। ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी दिल लगता है। हमको जब जब भी जो जो चीज की जरूरत रहती है, वो सारी चीज की जरूरत है हमको। नाना मतलब वो सीनियर है मेरे से, मैं जूनियर हूँ, और हमारी दोनों की बॉर्डर एक है। बॉर्डर मतलब समझते तुमको, बाउंड्री। फुलंबरी विधानसभा और सिल्लोड विधानसभा एक दूसरे को खेट के, उधर गए तो भोकरदन है, इधर गए तो कन्नड़ है, उधर गए तो बुढ़ाना है। मेरा चुनाव क्षेत्र इतना बड़ा है कि 13 एमएलए मेरे आजू बाजू में, 13 फुलपट्टी जैसा है। आपने देखा नागद के पास से शुरू होता तो जामटी से शुरू होता सौड़त बारा, इतनी बड़ी 120 किलोमीटर की है कि हर जगह कोई ना कोई एमएलए अपना दोस्त है। खैर सही बात है, खासदार भी नजदीक है। उधर से जलगांव खासदार आता, इधर से बाजू में जाने के बाद में इधर कुछ एरिया अपना इधर लगता है, तो नगर अपने बाजू में तुम्हारे 40 गांव से लेके ऐसा पट्टा जो निकलता है, तो वहां तक खासदार साहब का उनका अलग अलग। लेकिन ये जो हज हाउस जो बना है, यहाँ एक अच्छी मस्जिद भी तामीर की हमने ऊपर। उस मस्जिद को वहां आज कुरान खानी वगैरह सारी चीज हो गई। काजी साहब बरोबर है ना? ऐसा नहीं कि हमारा महाराष्ट्र सरकार ऐसा है कि सारे धर्म, सारी जात, सारी कौम के जो भी आराकान है वो हमने पूरी किए हैं। सरकार कोई भी होगा, लेकिन वहाँ वो भी पूरा किए। उसके बाद वहाँ एक अच्छा इधर कसीम साहब एक अच्छा, कोई भी हाफिज आलिम, एक नहीं दो रखो, 2 अजान देने वाले, 2 नमाज पढ़ाने वाले, 2 होना चाहिए। एक आधा बीमार गिर गया तो दूसरा रेडी, नहीं सही ना? यहाँ पूरी, जैसा आपने देखा कि मैंने वहाँ लेडीज का अलग किया है, जैसा हमारा हज में वहाँ का जैसा है लेडीज अलग जेंट्स अलग, उनको दोनों को सऊदी अरब के जैसा ही औरंगाबाद संभाजी नगर हो, तो गड़बड़ नहीं होना, देखना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं हो। ये मतलब सरकार चलाना। बाकी अंसारी साहब तो बहुत गौर, तुम्हारी कानपुर लाइन कम तो नहीं होगी? ओके, नहीं पूछना पड़ता। उम्र के सगात वो जो इम्तियाज जलील साहब ने जब बोले, जब उन्होंने कुछ देखे ही नहीं, इसलिए मैंने पूछा कानपुर लाइन में बरोबर सुने आ रहा कि नहीं आ रहा। इम्तियाज जलील साहब कांग्रेस के एक पुढ़ारी की तारीफ करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी पार्टी में आ गई क्या? नहीं, ऐसा कोई बोलने का मकसद मेरा नहीं। पार्टी कहीं भी चलन दो यार, किसकी भी चलन दो, कहीं भी चलन दो, कैसी भी चलन दो, लेकिन सबका अल्लाह एक ही है। वहां तो कोई अगर ज्यादा होते तो एक आधा नीचे आता, यही नीचे हम कितना झगड़ रहे, तो वहां ऊपर तो सबका मानने का तरीका ही अलग अलग जात का, अलग कौम का, अलग धर्म का है, लेकिन सबका रिमोट कंट्रोल ऊपर है। वो सबके लिए मुझे जो खुशी इस बात की है कि 2014 में मैं कैबिनेट मंत्री था, तब मैं यहाँ भूमि पूजन को आया। आज मेरे हाथ से इब्तिदा हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है। किस्मत वाला आदमी है क्या? ये हज हाउस मेरा इंतजार कर रहा था। एक मिनट, मेरा इंतजार कर रहा था ये हज हाउस, तो कब सत्तार मंत्री बनता हो, अल्पसंख्यक अगर इसका उद्घाटन होता। मुझे 100 दिन तो हो गए मंत्री बन के ये खाते का। 100 दिन में मैंने जब से ये डिपार्टमेंट बना, तब से उसको इतना निधि दिया। और मुझे मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि उनके हाथों से वो, मैं सारे नेताओं के सामने बात किया, लेकिन उनकी काफ़ी आप देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर हमारे जरंगे पाटिल साहब का अलग चल रहा, भुजबल साहब का अलग चल रहा, उसमें हमारा नंबर लगाने में बोले ठहरो, उनका बंदो बाद में अपना लगाएगा, आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन जरा हाँ सबर से लेना चाहिए। बराबर बोले बापू ने, कुछ काम सबर से होता है। तो अभी गर्दी में घुसे, वो पहले 2 झगड़े, उसमें और तीसरा जाएगा, मुसलमानों का रिजर्वेशन, तो बोले मिलेगा ना, होएगा, कुछ ना कुछ होएगा। अल्लाह चाहे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। इनका फैसला होने दो, अपना आप हो जाएगा।
लेकिन सरकार में जो मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे वादा किया था, यहाँ अगर समझो प्रोग्राम होता तो आम खास के ऊपर 1 लाख लोगों को मैं जमा करने वाला था। इस स्टेट के काफी लोगों से अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बहुत है। जो सर्वे होगा उस सर्वे के वक्त हमको समझ में आएगा कि जो हमारे आदिवासी और दलित भाई है उनसे भी ज्यादा माली हालत हमारे समाज की, मैं वो समाज का बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम भाइयों की कई ऐसे एरिया है, कई ऐसे बस्तियां है कि वहाँ आज पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ कब्रिस्तान को वॉल कंपाउंड नहीं है, वहाँ शादी खाने नहीं है। वो आने वाले बजट में हर गांव जहाँ भी बस्ती है उस बस्ती में शादी खाना होना चाहिए। वहाँ कब्रिस्तान नहीं तो कब्रिस्तान को जगह हम सरकार मोल लेके देंगे। सरकार का काम है वो। हमारे पास हमने जब देखा है, आपने इसमें देखा होगा, बैठ जाओ, ये बहनों को जाने दो आपको, कि कब्रिस्तान होंगे, शादी खाने होंगे, पीने का पानी होगा, अच्छी टाकी होना चाहिए, शुद्ध, उनको भी बिस्लरी जैसा पानी पीने को मिलना चाहिए। मस्जिद में जाते समय सबसे ज्यादा वहाँ बहुत जरूरी है, कई खाता मोटरसाइकिल